हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अलका और स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 7 की है, जिसमें ये हम चैप्टर 9 पे हैं और ये क्लास 7 की का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम मूव करेंगे क्लास 8 की एनसीईआरटी पे। तो चलिए देख लेते हैं कि इस चैप्टर से हमें क्या इम्पोर्टेंट मिलता है और हम क्या सीखते हैं यहाँ से। चैप्टर 9 है हमारा रेगिस्तान में जीवन। अध्याय 5 में आप पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे, पशुओं एवं मनुष्यों के लिए जल ही जीवन है। जहाँ पीने के लिए जल न हो, मवेशियों को चरने के लिए घास न हो एवं फसलों के उगने के लिए जल न हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जीवन कठिन ही होगा। ये देखिए, ये चीज़ हर कोई समझ सकता है कि अगर कहीं पे पीने के लिए जल की उपलब्धता ना हो तो वहाँ का जीवन कितना ज़्यादा कठिन हो जाएगा। अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म हैं तो कुछ बर्फ़ की तरह ठंडे हैं। यह विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति, चरम तापमान होते हैं। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग वहाँ कृषि करने के लिए बस जाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि विश्व में जो ठंडे और गर्म रेगिस्तान हैं, जहाँ पर बहुत सीमित मात्रा में जल की उपलब्धता है, वहाँ पे लोग कैसे जीवन यापन करते हैं, कैसी उन लोग की लाइफस्टाइल है, कैसी दिनचर्या है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। यहाँ देखिए, रेगिस्तान के बारे में बताया जा रहा है। यह एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति है। बहुत से लोगों को ऐसा पता होगा कि रेगिस्तान का मतलब कि जहाँ पे बहुत अधिक गर्मी होती है, जहाँ पानी की उपलब्धता नहीं होती है, जैसे कि अपना राजस्थान में है। पर रेगिस्तान ठंडा भी होता है और रेगिस्तान गर्म भी होता है। उसमें सिमिलैरिटी सिर्फ ये है कि वो जो भी प्रदेश है वो शुष्क होता है, वो बहुत अधिक शुष्क होता है। वहाँ का तापमान उच्च भी हो सकता है और वहाँ का तापमान निम्न भी हो सकता है। अब हम गर्म रेगिस्तान के बारे में देखेंगे। तो गर्म रेगिस्तान है सहारा का रेगिस्तान। विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। उत्तर अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान का पता लगाएं। तो सहारा का रेगिस्तान कहाँ है? उत्तर अफ्रीका में। सभी को पता होगा लगभग। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ये एक फैक्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा का रेगिस्तान है। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर। क्या आपको याद है कि भारत का क्षेत्रफल 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है? तो सोचिए कि भारत का जो क्षेत्रफल है उससे अधिक तो अफ्रीका के सिर्फ सहारा रेगिस्तान का क्षेत्रफल है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। ये देश हैं अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मौरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एवं पश्चिमी सहारा। तो रेगिस्तान जो है, सहारा रेगिस्तान, वो 11 देशों से घिरा हुआ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हो सकता है कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि सहारा रेगिस्तान कितने देशों से घिरा हुआ है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और इसका क्षेत्रफल कितना है ये भी ध्यान में रखिएगा। तो इसको नोट डाउन करिएगा। रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता है, परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं, वरन वहाँ बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उपस्थित पठार भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पे नग्न मैदान का मतलब जहाँ पे बिल्कुल पेड़ पौधे ना हो, जो मैदान बिल्कुल रिक्त हो पेड़ पौधों से, और जहाँ पे ये देख रहे हैं आप, ये पठार, ऐसे पठार भी पाए जाते हैं। तो रेगिस्तान का मतलब सिर्फ ये नहीं कि वहाँ पे सिर्फ बालू ही बालू होंगे, ऐसे दृश्य भी होते हैं, ऐसी संरचनाएं भी होती हैं। ये चट्टानी सतहें कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची होती हैं
और ये जो सतहें हैं ये कुछ कुछ स्थानों पे बहुत अधिक ऊंची होती हैं। जैसे कुछ बालू जैसे हवा चला और बालू बहुत सारी बालू उड़ के आए, एक जगह इकट्ठे होते गए इकट्ठे होते गए, तो जहाँ पे जिस स्थान पे वो इकट्ठे होते जा रहे हैं वो स्थान बाकी स्थान से ऊंचा हो जाता है, अपने आसपास के स्थान से थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है। क्या आप जानते हैं, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियाँ तथा मगर पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियाँ सामान्य जानवर थे, परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म व शुष्क प्रदेश में बदल दिया। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि जो सहारा का रेगिस्तान है वो प्रारंभिक समय से ही सहारा का रेगिस्तान नहीं था, वो एक अच्छा खासा जगह था जहाँ पे पेड़ पौधे भी हुआ करते थे, जहाँ की भूमि शायद उपजाऊ भी रही होगी, क्योंकि वहाँ पे जो गुफाएं हैं उनसे हमें जो चित्र प्राप्त हुए हैं उसके आधार पे ये बताया जाता है। और जो ये चित्र पाए जाते हैं उसके आधार पे ये पता चलता है कि वहाँ पे पहले जीव जंतु हुआ करते थे, पेड़ पौधे हुआ करते थे, पर जलवायु परिवर्तन जो है ये हज़ारों सालों में जलवायु परिवर्तन जो बदल रहे हैं बहुत तेज़ी से, उसी की वजह से ऐसी स्थिति पैदा हुई। ये देखिए अफ्रीका का मैप है। अफ्रीका के मैप में आप देख सकते हैं कि जो वाइट कलर से दिखाया जा रहा है एरिया, वो पूरा सहारा का रेगिस्तान है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा एरिया सहारा का रेगिस्तान है। अब इसके चारों तरफ के देश देख लेते हैं हम। ये हो गया ट्यूनीशिया, मोरक्को, पश्चिमी सहारा, मौरितानिया, माली, नाइजर, चाड, सूडान, मिस्र तो उसी में आ जाता है, लीबिया, अल्जीरिया। अब जलवायु देख लेते हैं। सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है, क्योंकि ये गर्म रेगिस्तान है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुँच जाता है, जिससे रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती हैं। इनके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं तथा तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ का जो यहाँ की जलवायु की वजह से यहाँ के लोगों की जो जीवन यापन करने का तरीका है वो कितना अलग होगा, और सबसे बड़ी बात कि वो कितना मुश्किल भरा होगा। आप इमेजिन करिए कि दिन के समय टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है। वो 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मतलब कि बहुत ही अधिक गर्म हो जाता है, और रात के समय तापमान इतना गिर जाता है कि 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो वहाँ का जीवन कितना मुश्किल, कितना कठिन है, बहुत कठिनाइयों से भरा है कि दिन के समय तापमान बिल्कुल ज़्यादा और रात के समय बिल्कुल कम। तो इस तरह से वहाँ की जलवायु है। वहाँ पे जो वर्षा होती है वो भी अल्पकालिक होती है, कुछ ही समय के लिए वर्षा होती है, और वहाँ का जो नमी है वहाँ की, वो नमी वहाँ रुकने की बजाय बहुत तेज़ी से वाष्पित हो जाती है। इसलिए आप लोग देखे होंगे कि रेगिस्तान में कटीले पौधे होते हैं, जैसे कि कैक्टस वगैरह, क्योंकि ये अपनी पत्तियों में जल संचित करके रख पाते हैं, इसलिए वहाँ पे अधिकतर कटीले पदार्थ ही होते हैं। सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में, जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया था। सोचिए 1922 में वहाँ का तापमान 57.7 डिग्री सेल्सियस, लगभग आप मान सकते हैं 58 डिग्री सेल्सियस के आसपास था, जो बहुत ज़्यादा है। वनस्पति जात एवं प्राणी जात। सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेसिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुद्यान, खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप भी पाए जाते हैं।
तो यहाँ के जो वनस्पति और प्राणी जात में हैं, वनस्पतियों में आप देख सकते हैं कैक्टस है, खजूर के पेड़ और एकेशिया। तो ये यहाँ के मुख्य पेड़ हैं, आप इनको ध्यान दीजिएगा। ऊंट, लकड़बग्घा, शियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांप की विभिन्न जातियां एवं छिपकलियां यहाँ प्रमुख जीव जंतु हैं। तो यहाँ के प्रमुख जीव जंतु ये रहे और वनस्पति हमने बताया आपको। ये इमेज जो आप देख रहे हैं, ये सहारा रेगिस्तान में मरुद्यान है। देख सकते हैं ये कुछ हरे हरे पेड़ पौधे आपको दिख रहे हैं, ये खजूर के मरुद्यान है। वैज्ञानिकों को तो यहाँ से मछलियों के कंकाल भी मिले हैं। आपके अनुसार ये क्या हो सकते हैं? तो वैज्ञानिकों को यहाँ पे मछलियों से के कंकाल मिले हैं। तो अगर मछलियों के कंकाल मिले हैं तो हो सकता है कि हजारों साल पहले वहाँ पे जलाशय भी रहा हो, तभी तो मछलियाँ रही होंगी। कोई नदी रही हो, कोई जल का ऐसा स्रोत रहा होगा, तभी वहाँ पे मछलियों के कंकाल पाए गए हैं। अब लोगों के बारे में देख लेते हैं। सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते हैं, जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। सोचिए वहाँ की इतनी मुश्किल जलवायु में, इतनी दुखदाई, इतनी कष्टकारी जलवायु में भी लोग रहते हैं। इनमें बेदुइन एवं तुआरेग भी शामिल हैं। तो बेदुइन और तुआरेग भी वहाँ पे रहते हैं। चलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊँट एवं घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। तो ये चलवासी जनजाति हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े एवं कंबल बनाने के लिए होता है। तो ये जब पशुओं को जो पालते हैं, उन पशुओं से इनको बहुत कुछ मिलता है। दूध भी मिलता है, उनके चमड़े से ये वस्तु बना लेते हैं, जैसे पेटी बना लेते हैं, जूते बना लेते हैं, पानी की बोतल वगैरह। और फिर उसके जो बाल होते हैं, उनसे ये लोग चटाई वगैरह बना लेते हैं, कालीन, कपड़े, कंबल। तो पशुओं का जो इस्तेमाल करते हैं, जो पशुओं को पालते हैं, उनको बहुत तरह से यूज़ में लेते हैं। धूल भरी आंधियों एवं गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। तो आप देखते होंगे कि रेगिस्तान में रहने वाले लोग जो है पूरा ऊपर से लेके नीचे तक बहुत ऐसे अपने शरीर को ढक के रखते हैं। तो वो इसीलिए क्योंकि वहाँ पर जो आंधी चलती रहती है, दिन भर धूल उड़ते रहते हैं और वहाँ पानी की इतनी कमी है कि वो दिन भर नहा तो सकते नहीं हैं, हाथ पैर तो धुल नहीं सकते दिन भर। इसलिए वो अपने शरीर को इस तरीके से ढक कर रखते हैं ताकि उसका असर उनके शरीर पे ना हो। इसलिए वो मोटे कपड़े पहनते हैं, बहुत भारी कपड़े पहनते हैं। और वहाँ की जो गर्म वायु है, उससे भी उनका बचाव हो पाता है उसी वस्त्र की वजह से। सहारा में मरुद्यान एवं मिस्र में नील घाटी के लोगों को निवास में मदद मिलती है। तो सहारा में जो मरुद्यान और मिस्र में नील घाटी के लोग जो हैं, उनको निवास में मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूँ, जौ एवं सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। तो वहाँ पे जहाँ पे पानी की थोड़ी बहुत उपलब्धता है, वहाँ थोड़ी बहुत खेती भी हो जाती है, जिसमें चावल, गेहूँ, जौ और सेम जैसी फसलें उगाई जाती हैं। मिस्र में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो कहाँ की कपास सबसे अधिक प्रसिद्ध है? मिस्र की, ध्यान रखिएगा। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। तो जो तेल की खोज है, तेल की मांग आपको पता है पूरे विश्व में कितनी अधिक है। और अभी तो तेल को लेके, पेट्रोल वगैरह को लेके, तेल को लेके कितनी प्रॉब्लम चल रही है। आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग न्यूज़ देखते होंगे, कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करके रखी हैं। खैर, वो करंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, हम अभी एनसीईआरटी पे हैं। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैंगनीज एवं यूरेनियम सम्मिलित हैं। तो यहाँ के जो खनिज हैं, इम्पॉर्टेंट जो खनिज हैं, उसमें लोहा, फास्फोरस, मैंगनीज एवं यूरेनियम है। सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन तथा ऊँटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं।
नमक के व्यापार में ऊँटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। तो हमने जो देखा था जनजातियों को, चलवासी जनजाति, वो लोग अब विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं। वहाँ पर ऊँट के स्थान पर अब ट्रक आ रहे हैं सामान को ढोने के लिए। तो काफ़ी कुछ वहाँ पे बदलाव हो रहा है। उनकी सांस्कृतिक जो जीवन शैली है वो भी बदल रही है। आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जहाँ वे तेल एवं गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। तो अब ये लोग भी चलवासी जनजाति हैं, ये लोग शहरी जीवन की तरफ भी जा रहे हैं। तो बदलाव देखिए हो रहा है, और बदलाव जो परिवर्तन है वो नियम है संसार का, प्रकृति का नियम है। परिवर्तन होते रहना चाहिए। परिवर्तन अच्छा हो तो अच्छी बात है। जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाता है। जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है वहाँ मरुद्यान बनते हैं। तो अब आपको पता चला होगा कि मरुद्यान कैसे बनते हैं। जब हवा के माध्यम से वहाँ की रेत उड़ती जाती है तो वो जगह धीरे धीरे खाली होती जाती है और वो गर्त बन जाती है, कुछ गहरा गड्ढा जैसा हो जाता है। तो वहाँ पे जो नीचे जल होती है, भूमिगत जल होता है, वो ऊपर आ जाता है सतह पर। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं। लोग इनके आसपास निवास करते हैं एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। तो इस तरह इन्हें पानी की उपलब्धता होती है, जिसकी वजह से ये खेती कर पाते हैं। कभी कभी यह मरुद्यान असमान रूप से बड़ा भी हो सकता है। मोरक्को में टेफिलालेट मरुद्यान ऐसा ही एक विशाल मरुद्यान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। मोरक्को का टेफिलालेट मरुद्यान 13,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब हम ठंडे रेगिस्तान के बारे में देखेंगे। ठंडा रेगिस्तान जो है लद्दाख का। जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। तो ये कहाँ पे स्थित है? लद्दाख में। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। तो ठंडा रेगिस्तान जो लद्दाख में स्थित है उसके उत्तर में काराकोरम पर्वत है, इसके उत्तर में काराकोरम है और दक्षिण में जास्कर है। लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती हैं, जिनमें सिंधु नदी प्रमुख है। सिंधु नदी के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये लद्दाख से होकर ही बहती है। ये नदियां गहरी घाटियों एवं महाखड्ड मतलब गार्ज का निर्माण करती हैं। लद्दाख में अनेक हिमानियाँ हैं, जैसे गैंगरी हिमानी। तो गैंगरी हिमानी कहाँ पे पाई जाती है? लद्दाख में। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी स्थान और हिमानी का नाम भी दे देंगे, कौन सी हिमानी कहाँ की है, तो ये आपको पता होगा, तभी तो आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो लद्दाख में है गैंगरी हिमानी। लद्दाख शब्द दो शब्दों से बना है। ला का अर्थ पर्वतीय दर्रा तथा दाख का अर्थ देश। तो पर्वतीय दर्रों के बीच में जो देश है वही है लद्दाख। क्या आप जानते हैं पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास लद्दाख में स्थित है? तो पृथ्वी का जो सबसे ठंडा स्थान है, पृथ्वी का पूरे विश्व में बात की जा रही है, वो द्रास है जो लद्दाख में स्थित है। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3,000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8,000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। तो इसकी ऊंचाई भी देख सकते हैं आप कितनी अधिक है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है एवं रात में तापमान शून्य से -0 डिग्री सेल्सियस -30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। अब हम लोग को ऐसा लगता है कि 0 डिग्री सेल्सियस मतलब तापमान इतना नीचे गया है, पर यहाँ पे आप देख सकते हैं -30 डिग्री सेल्सियस, तापमान कितना ज़्यादा नीचे चला जा रहा है। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है। तापमान लगभग हर समय 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है, -40 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ का जो तापमान है शीत ऋतु में हमेशा लगभग -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। तो यहाँ की भी जलवायु जो है, यहाँ का जो तापमान है, आप देख सकते हैं कि कितना मतलब असंतुलित है, जहाँ पे जीवन यापन करना कितना अधिक मुश्किल होगा।
सहारा के रेगिस्तान में था कि वहाँ गर्म था सब कुछ और यहाँ सब कुछ ठंडा ही ठंडा। चूँकि यह हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, अतः यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। ये आप देख लीजिए इमेज लद्दाख का। ये जो एरिया है ये लद्दाख का एरिया है। ये हमारा लद्दाख। देखिए लद्दाख में सियाचिन हिमनद भी स्थित है। यहाँ पे श्योक नदी है और सिंधु नदी, ये देखिए सिंधु नदी जो प्रवाहित हो रही है ये लद्दाख से होकर जा रही है। आगे बढ़ते हैं हम। मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, तो वहाँ पे वर्षा जो है बहुत कम होती है। कितनी होती है? मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष होती है। बहुत कम वर्षा होती है वहाँ पे। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले सूर्य ताप का अनुभव करता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठें कि आपके पैर छाया में हों, तो आप एक साथ एक समय पर ही उष्माघात एवं तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। तो इसका मतलब समझ में आया आपको कि अगर आप सूर्य की धूप में बैठ रहे हैं और इस तरीके से बैठिए कि आपका आधा शरीर जो है सूर्य की धूप में हो और आपका आधा शरीर जो है छाए में हो, तो आपको एक ही समय में जलन और ठंड दोनों महसूस कर सकते हैं। जब सूर्य की वो काफ़ी ऊंचाई पे होता है ना, आपने देखा कि 3000 से 8000 मीटर ऊंचाई पे है, तो उतनी ऊंचाई पे जो वायु की परत होती है वो पतली होती है। वहाँ पे जो धूप भी आपको लगेगी उतनी ऊंचाई पे बहुत तीव्र लगेगी, बहुत तेज लगेगी वो, और ठंड भी बहुत अधिक लगेगी। तो उतनी ऊंचाई से आपके शरीर पे अगर धूप लगेगा तो बहुत अधिक होगा, जला देने जैसा होगा। और जो एरिया आपका ठंडे मतलब छाए में होगा वहाँ पे आपको बहुत अधिक ठंड महसूस होगी। तो इस तरह आप एक ही समय पे उष्माघात और तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है। लद्दाख को खापाचान भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिमभूमि। हिमभूमि मतलब हिम से ढका हुआ, बर्फ से ढका हुआ। ये ध्यान रखिएगा, खापाचान पूछा भी जा सकता है एग्जाम में। चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। तो क्या है? चीरू या तिब्बती एंटीलोप। इसको याद रखिएगा, पता नहीं चलेगा अगर चीरू दे के पूछ लिया जाए कि क्या है। जीव है, पक्षी है, किसी जगह का नाम है या कोई वृक्ष है, तो आपको पता होना चाहिए कि चीरू क्या है? एक जीव है जो विलुप्त हो गया है लगभग। इसका शिकार शाहतूश नामक इसके ऊन के लिए होता है, जो वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है। तो चीरू जो है एक ऐसा जानवर है जिसके शरीर पे एक इस तरीके का बाल होता है, मतलब ऊन बनाया जाता है उससे, जो वजन में तो बहुत हल्का होता है पर वो बहुत अत्यधिक गर्मी महसूस कराता है। और आप समझ सकते हैं कि लद्दाख जैसे माइनस में रहने वाले टेम्परेचर में गर्म चीज़ों की आवश्यकता कितनी अधिक होती होगी। इसलिए यहाँ पे इस जीव का शिकार अत्यधिक मात्रा में होता है। वनस्पति जात एवं प्राणी जात अब हम देख लेते हैं कि ठंडे रेगिस्तान में वनस्पति और प्राणी जात कैसे होते हैं। यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। जाहिर सी बात है, जब शुष्कता कम ज़्यादा होगी तो फिर वनस्पतियाँ विरल ही होंगी। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर भी घास एवं छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं। घाटी में सरपत, विलो एवं पापलर के उपवन देखे जा सकते हैं। नाम याद रखिएगा आप थोड़ा। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। तो यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी में सेब, खुबानी और अखरोट जैसे पेड़ होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियाँ नज़र आती हैं। इनमें रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेवन एवं हुप यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। नाम ध्यान में रखिएगा आप, रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेवन एवं हुप। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक और कुछ विशेष प्रकार के कुत्ते पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। जैसे हमने रेगिस्तान में भी देखा था
कि उनसे दूध प्राप्त करते थे, ऊन प्राप्त करते थे, उनकी चमड़ी से भी लोग सामान बनाते थे, जैसे पेटी हुआ, चप्पल वगैरह हुआ, पानी का बॉटल हुआ। उनके बाल से वो बना लेते थे कालीन, चटाई वगैरह और कंबल वगैरह बना लेते थे। तो वैसे ही जैसे वहाँ गर्म रेगिस्तान में हमने देखा थोड़ी बहुत सिमिलरिटी है कि यहाँ भी दूध के लिए, मांस के लिए, खाल के लिए, उनके बाल के लिए पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए होता है। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं आप कि याक के दूध से वहाँ पे दूध, पनीर, मक्खन ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं दूध से, याक के। और भेड़ और बकरी के जो बाल मिलते हैं उससे वो लोग ऊनी वस्त्र बनाते हैं। अब यहाँ के लोगों के बारे में हम देख लेते हैं। क्या आप लद्दाख एवं तिब्बत तथा मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं? यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध। तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग या तो मुसलमान हैं या तो बौद्ध। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोम्पा के साथ स्थित है। परंपरागत गोम्पा के साथ कुछ प्रसिद्ध मठ हैं हेमिस, थिक्से, शे एवं लामायुरु। तो ये सारे क्या हैं? मठ हैं, वहाँ के प्रसिद्ध मठ। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम एवं सलजम की खेती करते हैं। यहाँ पे किन किन चीज़ों की खेती होती है? जौ, आलू, मटर, सेम एवं सलजम की खेती, वो भी ग्रीष्म ऋतु में। आप ध्यान दीजिएगा कि हमारे यहाँ जो आलू होता है, मटर होता है, लगभग वो ठंड में होता है। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती हैं। वे केवल घर एवं खेतों में ही काम नहीं करती बल्कि छोटे व्यवसाय एवं दुकानें भी संभालती हैं। तो वहाँ की जो जलवायु है इतनी कष्टकारी होती है कि लोग वहाँ अपने आप को फेस्टिवल मनाने में, मतलब अपने आप को धार्मिक काम में, अनुष्ठानों में व्यस्त रखते हैं कि उन्हें वो बिज़ी रहे, उनको उन चीज़ों का अभाव ना हो, ज़्यादा मतलब महसूस ना हो, भाव ना हो। वहाँ की महिलाएं भी बहुत परिश्रमी होती हैं। वो घर, मतलब वो सारी चीज़ें, खेती वगैरह भी संभालती हैं, घर भी संभालती हैं और उसके साथ साथ वो व्यवसाय भी करती हैं, बिजनेस भी करती हैं। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क एवं वायु मार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला तर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। क्या आप हिमालय के कुछ अन्य दर्रों के बारे में बता सकते हैं? तो हिमालय के जो मुख्य दर्रे हैं, आप उनके नाम कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा। क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला शरपत विलो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि क्रिकेट का जो बल्ला है वो कैसे बनता है। ये देखिए, यहाँ पे थिक्से मठ का इमेज दिया गया है। ये थिक्से मठ है। यहाँ कुछ मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है। देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। तो आपको पता है कि लद्दाख में पर्यटन स्थल कितना अच्छा है, वहाँ पे लोग जाते हैं घूमने के लिए। और अभी रिसेंटली कुछ कांड भी हुआ था वहाँ पे, जिसके बाद एक ऑपरेशन चलाया गया है, ऑपरेशन सिंदूर, और बहुत बहुत दुखद घटना थी वो। फिर उसके बाद हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये ऑपरेशन चलाया और अभी सिंधु जल समझौता जो हुआ था, जो सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान को दिया जाता था, अभी उसको भी बंद किया गया है। देखते हैं क्या होता है भविष्य में। पर ये स्थान बहुत खूबसूरत है। हमारा जो, आप एक तरफ से देख सकते हैं कि भारत के मुकुट के जैसा है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तर का जो एरिया है उसका थोड़ा, वो हमारे भारत के लिए एक मुकुट जैसा है। बहुत खूबसूरत है, वहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। और बहुत सी ऐसी घटनाएं वहाँ घटी हैं जो हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए बहुत दुखदाई रही हैं। हम अपने चैप्टर पे आते हैं। गोंपा दर्शन घास के मैदानों एवं हिमनदों की सैर एवं उत्सव तथा अनुष्ठानों को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो देखने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं, पर्यटन आते हैं यहाँ पे। जैसे गोंपा दर्शन हुआ, घास के मैदान और हिमनदों की सैर करते हैं। अब हम लोग उत्तर भारत के रहने वाले बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये सारी चीज़ें फ्रिज में ही देखने को मिलती है, बर्फ़ हमें फ्रिज में देखने को मिलती है, हम नहीं देख पाते हैं ऐसे बाहर बर्फ़ जमी हुई या बर्फ़ गिरता हुआ, ये सारी चीज़ें। तो ये सब चीज़ें वहीं देखने को मिलती है, इसलिए लोग देखने जाते हैं वहाँ पे।
वहाँ का जो उत्सव है, वहाँ के अनुष्ठान हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ को बहुत आकर्षण बनाती हैं। मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है। रोहतांग ला, बारालाचा ला, लुनगालाचा ला एवं टंगलंग ला। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है, जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है। तो मनाली लेह को राजमार्ग से जोड़ने वाले जो 4 दर्रे हैं, इनका नाम आप ध्यान में रखिएगा। ये देखिए इमेज में दिखाया जा रहा है पारंपरिक वेशभूषा से में लद्दाखी महिलाएं। ये लद्दाखी महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीखा है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकता अनुसार एवं मित व्यवता से ही इनका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते। तो जहाँ पे चीज़ों का अभाव होता है, वहाँ के लोग उसका महत्व तो बहुत अच्छे से समझते हैं। जैसे लद्दाख में ही देख लीजिए, वहाँ पे जल और ईंधन की अधिकता नहीं है, बहुत सीमित मात्रा में है, इसलिए वो लोग उसका इस्तेमाल भी बहुत संभल के करते हैं। पर जहाँ पे जो चीज़ हमको उपलब्ध होती है प्रचुर मात्रा में, वहाँ पे आप देखेंगे कि अनायास ही हर चीज़ की बर्बादी होती रहती है। कहीं पानी की बर्बादी हो रही है, कहीं किसी और चीज़ की बर्बादी होती है, और हम ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं कि जब वो चीज़ हमें नहीं मिलेगी तो हमारा जीवन कितना मुश्किल भरा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें सीखनी चाहिए इन लोगों से। ये लोग कम संसाधन में भी अपना जीवन यापन बहुत अच्छे से कर लेते हैं, और हम लोगों को इतना अधिक मिलता है फिर भी हम लोग परेशान रहते हैं। तो हमें सीखना चाहिए इन लोगों से बहुत कुछ। तो हमारा चैप्टर समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।